यस, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का इस अमेजिंग से वीडियो के अंदर। और जी हाँ, मोस्ट अवेटेड वीडियो मैं इसे कह सकता हूँ, दैट इज एबीसी एनालिसिस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट टैक्स सीए फाउंडेशन लॉ। मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे फाइनली लेके आ चुका हूँ, जिसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे टॉपिक्स के ऊपर आपको ज्यादा ध्यान देना है, कौन से टॉपिक्स के ऊपर आपने थोड़ा बहुत मॉडरेट ध्यान देना है, और कौन से टॉपिक्स के ऊपर आपने ध्यान नहीं दिया तो भी आपका काम चल जाने वाला है। राइट, चलिए अगर मैं बात करूं आपके साथ, मेरा नाम है बेटा इंद्रेश गांधी। मैं आपको सीए फाउंडेशन लॉ, सीए इंटर लॉ और सीए इंटर ऑडिट, ये तीन सब्जेक्ट्स हमारे अल्टीमेट सीए के प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं आपको बढ़ाता हूं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस, टिप्स, ट्रिक्स, बहुत सारे अमेजिंग चीजें मैं आप लोगों के लिए लेके आते रहता हूं, तो जरूर से यहाँ पे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखो, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, जो ए कैटेगरी टॉपिक्स होते हैं ना, ये मोर लाइकली टू कम इन एग्जाम्स और थोड़े से ट्रिकी होते हैं। मतलब क्या कि इसके ऊपर कई बार इंस्टीट्यूट सवाल पूछती है, सवाल पूछने के साथ साथ इसके ऊपर बहुत सारे मतलब ट्रिकी क्वेश्चंस बनते हैं। बी कैटेगरी क्या होते हैं, नेग्लिजिबल चांसेस है, थोड़े से कम चांसेस है ए से, और मॉडरेट लेवल के सवाल होते हैं यार। मतलब ऐसा सिंपल, ज्यादा एकदम घुमा फिरा के नहीं पूछते, ऐसा क्लियर कट पूछ लेते हैं। और सी कैटेगरी मतलब क्या, इजी होते हैं और लेस चांसेस है ना। टॉपिक इतने ज्यादा इजी है कि चांसेस ऑफ कमिंग इन एग्जाम्स बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाते हैं। चलिए फटाफट शुरू करेंगे। एक बात बता दो, अगर आपने हमारे इस टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इसके साथ साथ इस वीडियो को भी, इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। ठीक है, आ जाओ। सबसे पहले अगर मैं आ जाता हूं, अभी मैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में बात कर लेता हूं, क्योंकि सबसे बड़ा एक्ट है, 32 नंबर के लिए पेपर में आ रहा है। तो पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में बता देता हूं, उसके बाद आप बता दीजिएगा वीडियो हेल्पफुल है क्या, तो मैं बाकी एक्ट्स के लिए आप लोगों के लिए एबीसी एनालिसिस लेके आ जाऊंगा। ठीक है, चलो देखो देखो देखो, सबसे पहले आप आ जाएंगे सीधा पेज नंबर 2.4 के ऊपर। व्हाट इज मेंट बाय कॉन्ट्रैक्ट वगैरह, ये जो डेफिनेशन है बेटा, ये सारी की सारी बी कैटेगरी के डेफिनेशन है। इतना कोई रेलेवेंट पॉइंट्स इसके अंदर एज सच नहीं आते हमें। मतलब ये बच्चों का खेल होता है कि एग्रीमेंट है, एनफोर्सेबिलिटी है, ये सब चीजें पता होती है अपने को, है ना। यस सर। उसके बाद देखो, ये एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के बीच का जो डिफरेंस है ये आपने पढ़ के जाना है बेटा। अगेन मैं इसको बी कैटेगरी दूंगा, क्योंकि मॉडरेट लेवल की चीजें आप आसानी से इसको कवर कर लोगे। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं आपके साथ, तो फिर आ जाएंगे एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में जो टू पार्टीज है, ये सी कैटेगरी का टॉपिक है। जो देखो, पार्टीज मस्ट बी इंटेंट टू क्रिएट लीगल रिलेशन, इसको ए पार्टी में आप डाल देना है ना, इसको ए पार्ट आप कर देना। इसके ऊपर कई बार सवाल पूछते हैं, लीगल रिलेशंस के ऊपर सवाल पूछा जाता है, जहां पे आपको इस केस लॉ का रेफरेंस भी देना पड़ता है, तो थोड़ा सा इसको ए मार्क कर लीजिएगा। कई बार इसके ऊपर सवाल पूछते हैं यूनिट नंबर 1 के अंदर से। फिर इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ये सारी चीजें सी कैटेगरी के अंदर आने वाली है। इतना कोई ऐसा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है, और अगर आ भी गई तो हम आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ज्यादा एज सच ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत इसके अंदर नहीं पड़ती है ना। यस। फिर है बेटा गिवन सेक्शन 10 के अंदर, यानी कि ऑफर, एक्सेप्टेंस, प्री कंसेंट, मतलब जिसके ऊपर अपने पूरे पूरे चैप्टर्स है, ये अगर पूछ भी लिया तो आप आराम से कर पाओगे। इसलिए मैं इसको काट ही देने के लिए कहूंगा, क्योंकि आगे तो चैप्टर ही है ना बेटा, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के ऊपर। चैप्टर 3 के अंदर सेक्शन नंबर 23 पूरा लेटा लेटा के पढ़ाया है इन्होंने, तो ऐसे केस में थोड़ा सा वहां पे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ओके सर। चलिए फिर आते हैं कौन सा, ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी के ऊपर टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को डिवीजन करने की बात यहाँ पे आ रही है। अब देखो, बहुत से सवाल वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर आपको पूछे जाते हैं, तो इसको ए कैटेगरी में डाल दीजिएगा, ये फालतू है बेटा। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की भी मैं बात करूं तो 4 ही ऐसी कंडीशन होते हैं जब सीयूएफएम के कारण कॉन्ट्रैक्ट हो, तो कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे वॉइडेबल होता है क्या? हाँ सर, कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे वॉइडेबल होता है। मतलब इन्होंने केसेस बताया कि कब कब कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे वॉइडेबल हो जाता है। तो अगेन वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को भी ए कैटेगरी में आप यहाँ पे डाल दीजिएगा, ठीक है ना। फिर वॉइड और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के बीच का डिफरेंस है, बट मेरे को ऐसा लगता है कि इतना ज्यादा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डिफरेंस नहीं है, इसको बी कैटेगरी में हम लोग इसको डाल देते हैं। ठीक है, ओके। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट है, अगेन इसको ए कैटेगरी के अंदर डाल दीजिएगा, और खासकर पनिशमेंट वाला पॉइंट है। और एक है बेटा कोलैटरल एग्रीमेंट, इसको तो डबल मार्क कर लेना है ना, इसको डबल मार्क कर लेना कि कौन सा वॉइड होता है और कौन सा इलीगल होता है। ठीक है ना। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट के जो कोलैटरल वाले एग्रीमेंट्स होते हैं वो वॉइड माने जाते हैं, ऐसा मैंने आपको पढ़ाया था रिवीजन क्लासेस के दरमियान और रेगुलर क्लासेस के दरमियान।
फिर अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये सी कैटेगरी का पार्ट है। ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन की बात करूं मैं तो ये सी कैटेगरी है, ये ए कैटेगरी का टॉपिक है, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ओके। फिर क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट तो अलग चैप्टर ही है बेटा, तो अपन इसको नहीं नोटिफाई करेंगे। और ई कॉन्ट्रैक्ट्स भी एज सच कुछ काम का नहीं है, मतलब ठीक है यार, इलेक्ट्रॉनिकली जो आप कॉन्ट्रैक्ट करो वो ई कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो अपने को पता होता है। फिर इसके अलावा अगर ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस की बात करूं तो अगेन सी कैटेगरी का टॉपिक है, क्योंकि इसके ऊपर से मैंने आज तक कभी जीवन में सवाल नहीं देखा है ना, तो मतलब एज सच पता नहीं कि पूछेंगे नहीं पूछे, मतलब आज तक तो कभी नहीं पूछे इन्होंने। और अगर पूछ भी लिया तो इतना सिंपल है कि पेंडिंग कॉन्ट्रैक्ट है तो एग्जीक्यूटरी हो गया, कंसिडरेशन तो एग्जीक्यूटेड, और एक पार्टी से पेंडिंग है तो यूनिलैटरल, दोनों पार्टी से पेंडिंग है तो बायलैटरल। बच्चों का खेल है, मतलब क्या बोलने का है ना। आओ चलो सर, फिर मैं बात करूंगा आपके साथ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के बारे में। डेफिनेशन आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, डेफिनेशन को ए कैटेगरी में डाल दो। इसके अलावा असेंशियल्स को सी कैटेगरी के अंदर डाल देना, किसी काम की नहीं है एसेंशियल्स। टाइम्स ऑफ ऑफर की बात करूं तो जनरल ऑफर को आप डालना ए कैटेगरी के अंदर। बाकी ये जो ऑफर है बेटा, बाकी ये जो बी और सी वाले पॉइंट है ये सी कैटेगरी में डाल देना। और काउंटर ऑफर को अगेन आप यहाँ पे डाल दीजिएगा बी कैटेगरी के अंदर, ठीक है ना ओके। और स्टैंडिंग ऑफर को सी कैटेगरी के अंदर डाल दीजिएगा। इसके बाद आता है असेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर। तो असेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर के अंदर, असेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर के अंदर जो पहला पॉइंट है केपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशंस, ये सोशल एग्रीमेंट के साथ मिलकर आप इसके अंदर टॉपिक को डाल सकते हो, इसको बी कैटेगरी में रखो। सर्टेन डेफिनेट एंड नॉट वेग, इसको सी कैटेगरी में रखो। कम्युनिकेटेड टू ऑफर, ये ए कैटेगरी के अंदर होगा। विद अ व्यू टू ऑब्टेन असेंट ऑफ अदर पार्टी, ये सी कैटेगरी के अंदर होने वाला है बेटा। फिर इट में भी कंडीशनल सी कैटेगरी है। फिर यहाँ पे अगेन ये जो है बी कैटेगरी है, इसके ऊपर आपको एक दो बार सवाल इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में देखने को मिला है, मतलब इंस्टीट्यूट के जो पास्ट आरटीपी एमटीपी पीवाईक्यू होते हैं ना, उसके अंदर ये सवाल देखने को मिलते हैं। फिर इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो अगेन ये दोनों चीजें सी कैटेगरी के अंदर आती है। और यहाँ पे जो बात आई इसके 9th पॉइंट के अंदर, ये इसको काट देना, लेकिन ये जो ऑफर मस्ट बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम आंसर टू क्वेश्चन, इसको ए कैटेगरी के अंदर डाल दीजिएगा, ठीक है ना ओके। फिर अगर मैं बात करूं तो स्टेटमेंट ऑफ प्राइस नॉट ऑफर, इसको भी काटो सी कैटेगरी। फिर यहाँ पे सी कैटेगरी के अंदर अपन डाल देंगे। फिर इसके बाद बोला जा रहा है इनविटेशन टू ऑफर, इनविटेशन टू ऑफर को ए प्लस कैटेगरी के अंदर डाल दीजिएगा। कई सारे सवाल आपको इसके अंदर देखने मिलते हैं। तो इन्विटेशन टू ऑफर में तो मैंने बच्चों से यही कह के रखा है कि आप ये डिफरेंस को भी पढ़ लेंगे ना। अब इन्विटेशन टू ऑफर के ऊपर सवाल आया, आप ये आसान लिख पाएंगे। और मान लो इन्विटेशन टू ऑफर और ऑफर के बीच में डिफरेंस आ गया, तो आप क्या करेंगे, आप इन दोनों को लिख पाएंगे। आप समझ रहे क्या मैं जो कहना चाह रहा हूं आपके साथ, है ना। तो बस अपने को ऐसे करते हुए चलना है, बाकी कोई टेंशन नहीं। फिर देखो क्या, फिर बात करेंगे एक्सेप्टेंस की ओर। एक्सेप्टेंस के अंदर डेफिनेशन को ध्यान रख लीजिएगा, ए कैटेगरी डाल दो, बाकी ये सब चीजें एनालिसिस वगैरह को काट दो बेटा, इसको भी काट देना, ये कोई काम का नहीं है। लीगल रिलेशन के बारे में बात करेंगे। पहला वाला लीगल रिलेशन एक्सेप्टेंस केवल वही व्यक्ति दे सकता है जिसको ऑफर दिया गया, ए कैटेगरी में डाल दो। एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड होना चाहिए, ये भी ए कैटेगरी में डालो। फिर बोला जा रहा है एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड, इसको भी ए कैटेगरी के अंदर डालना। फिर अगर मैं बात करूं प्रिस्क्राइब मोड से होना चाहिए। एक बहुत ही प्यारा सा चार्ट मैंने आपको बना के दिया था जब अपने रिविजन हुए थे या अपने रेगुलर क्लास में, यहाँ पे एकदम मस्त वाला चार्ट है आपके पास, तो आप उससे पढ़ लेना तो आपका काम हो जाएगा। बी कैटेगरी है, ये सी कैटेगरी डाल दो। और मेयर साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस, इसको अगेन ए कैटेगरी के अंदर आप डाल के रखेंगे, इसके ऊपर सवाल पूछा जाता है, ठीक है ना, तो इसको ए कैटेगरी रखना। और एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट या इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस सी कैटेगरी है, नॉर्मल चीज है, ये आपको समझ में आ जाता है। फिर कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के अंदर आपको क्या करना है, देखो कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर ये दो लाइनों को पढ़ो। फिर इसके बाद कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस में ये चीजों को पढ़ना है, ठीक है ना। तो पेज नंबर 2.28 में ये देखो इतना आपको पढ़ना है। और इसके अलावा पेज नंबर 2.27 में ये जो ऊपर की दो लाइनें हैं ना, ये आपको पढ़ना है। तो कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर हुआ, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस हुआ, ठीक है ना। यस सर। फिर एक्सेप्टेंस ओवर टेलेक्स या फैक्स में ध्यान रखना कि अगर यहाँ पे कॉल ड्रॉप या डिस्टर्बेंस रहा ना तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, बस आपने इतना ध्यान रखना है। फिर कम्युनिकेशन ऑफ स्पेशल कंडीशन पढ़ के जाना, बी कैटेगरी का टॉपिक है कि अगर कंडीशन रीजनेबल होंगी तो वैलिड होगा, रीजनेबल नहीं होंगी तो वॉइड माना जाता है ना। केस लॉ का दोनों केस लॉ डालेंगे आप यहाँ पे, मुकुल दत्ता वर्सेस इंडियन एयरलाइंस, और इसके साथ साथ लिली वाइट वर्सेस मन्नू स्वामी, ये भी केस लॉ आपको डालना पड़ेगा।
फिर आता है कौन सा, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सी कैटेगरी टॉपिक है, ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। परफॉर्मेंस ऑफ द परफॉर्मेंस भी काट सकते हैं आप लोग, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। रिवोकेशन के बारे में बात करूंगा तो रिवोकेशन के अंदर ये वाला सेक्शन नंबर 5 इंपॉर्टेंट है बेटा। सेक्शन नंबर 5 इंपॉर्टेंट का मतलब देखो क्या, ये देखिए ये वाला, द प्रपोजल कैन बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर इट इज कम्युनिकेटेड टू अ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस में बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर। यानी कि पेज नंबर 2.31 का जो लास्ट वाला पैराग्राफ है ना, वो आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है ना। तो बेसिकली कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर और यहाँ पे आपको रिवोकेशन ऑफ ऑफर कब तक किया जा सकता है, वो बहुत ज्यादा जरूरी पॉइंट आप लोगों के लिए आते हैं। फिर मोड्स ऑफ रिवोकेशन की बारी आती है, मैं इसको बी कैटेगरी दूंगा, आपने एक बार पढ़ के चले जाना चाहिए। कभी कभार ये पूछ लेते हैं कि डिफाइन करो मोड्स ऑफ रिवोकेशन ऑफ ऑफर, तो आपने केवल लिख के आना है कि नोटिस से हो सकता है, लैप्स ऑफ टाइम से हो सकता है, फिर ये बाकी नॉन फुलफिलमेंट, डेथ, काउंटर ऑफर, ये सब चीजें यहाँ पे आप लिख के आ सकते हो। मतलब आया तो भी आप आसानी से लिख सकते हो, ऐसे वाले पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है ना। चलिए यूनिट 2 की ओर मूव करेंगे बेटा। यूनिट 2 क्या कह रहा है यहाँ पे, देखो यूनिट 2 के बारे में अगर मैं चर्चा करूं तो यूनिट 2 कौन सी बातों के बारे में बात करता है, देखेंगे यहाँ पे। देखो व्हाट इज कंसिडरेशन, सबसे पहले कंसिडरेशन की आपने ये वाली डेफिनेशन को ध्यान रखना है, ठीक है ना, इस वाली डेफिनेशन को पढ़ना। फिर यहाँ पे फिर यहाँ पे फिर यहाँ पे अगर मैं बात करूं, इसको आप काट सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लीगल रूल्स के अंदर ये वाला ए कैटेगरी का टॉपिक है। फिर अगेन ये वाली चीज भी बी, हाँ इसको बी रखेंगे अपन, बी कैटेगरी दे देंगे। एग्जीक्यूटेड एंड एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन सी कैटेगरी है। कंसिडरेशन में भी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सी कैटेगरी है बेटा यहाँ पे। इसके अलावा कंसिडरेशन निड नॉट बी एडिक्वेट, निड नॉट बी एडिक्वेट, इसको आप ए कैटेगरी को ना रखते हुए बी कैटेगरी रखो इसको, ठीक है ना, कि कंसिडरेशन एडिक्वेट नहीं रहा तो भी चलेगा। परफॉर्मेंस ऑफ व्हाट वन लीगली इज बाउंड टू परफॉर्म, ये भी सी कैटेगरी या इसको भी बी कैटेगरी रखेंगे अपन। फिर कंसिडरेशन रियल इल्यूजनरी सी कैटेगरी, और ये भी सी कैटेगरी आता है। issued बाय थर्ड पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट, इसको ए कैटेगरी रखेंगे पूरा। और इसके साथ साथ अगर, और इसमें कौन सा और इंपॉर्टेंट कौन सा है इसके अंदर, देखो यहाँ पे तो ज्यादा सवाल नहीं बनता है इसके ऊपर। अब मैं आपको सवाल किस में बनता है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये क्या होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन में भी पूछा जाता है, तो आपने इसके अंदर के पॉइंट्स थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए। इसके ऊपर अगर सबसे ज्यादा सवाल बनता है ना बेटा, वो एक तो बनता है एक्नॉलेजमेंट और एस्टॉपल के ऊपर, और कन्वेंट रनिंग विद द लैंड के ऊपर। ये दो चीजों के ऊपर इनडायरेक्ट सवाल बहुत ज्यादा बनता है ना, तो इसलिए थोड़ा सा आपने उसके ऊपर ध्यान देना। फिर सर यहाँ पे वैलिडिटी, ये भी ए कैटेगरी का टॉपिक होता है, और इसके अंदर कहाँ से सवाल आता है, इधर से सवाल आता है। फिर यहाँ पे इससे उतने सवाल नहीं पूछे जाते। फिर प्रॉमिस टू पे टाइम बार्ड डेट, ये तो ए प्लस कैटेगरी डाल दो बेटा, ये तो ए प्लस कैटेगरी डाल देना। फिर इसके अलावा ठीक है, बस इतना अपने को ध्यान रखना है कि ये तो आपने पढ़ के जाना है। और लव एंड अफेक्शन वाला, अब इसके ऊपर से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम के अंदर, तो अगेन वो थोड़ा सा इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। आ जाएंगे यूनिट नंबर 3 से शुरू करूंगा मैं। कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करें, इसके ऊपर कोई सवाल नहीं आता। सेक्शन 11 मेजोरिटी के अंदर सबसे पहला आता है कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय माइनर वॉइड एब इनिशियो, बी कैटेगरी डाल दो पहला पॉइंट। दूसरा नो रेटिफिकेशन, सी कैटेगरी डाल दो, हाँ इसको आप डालेंगे बी कैटेगरी, ठीक है ना, ओके। सर माइनर कैन ऑलवेज प्लेड माइनॉरिटी, सी कैटेगरी के अंदर डाल दो। ये जो है बेटा ए प्लस 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 कैटेगरी के अंदर डाल देना कि लाइबिलिटी फॉर नेसेसरीज के केस में। ध्यान रखना लाइबिलिटीज फॉर नेसेसरी के केस में सेक्शन नंबर 11 और सेक्शन नंबर 68 साथ में मिलके ये प्रोविजन बनाते हैं, है ना। जहाँ पे आप माइनर को अगर कोई नेसेसरी सप्लाई करते हो तो उसकी प्रॉपर्टी में से वैल्यू ऑफ नेसेसरीज को आप क्लेम कर सकते हो ना, ये दोनों सेक्शन मिलके बजाते हैं बेटा, बराबर ना। यस सर। फिर देखो और क्या, फिर कॉन्ट्रैक्ट बाय गार्डियन, मैं इसको आज तक तो अभी कभी अपन ने इसके ऊपर सवाल नहीं देखा, तो इसको अपन डालेंगे सी कैटेगरी के अंदर। नो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, इसको अपन डालेंगे बी कैटेगरी के अंदर। फिर नो इंसॉल्वेंसी पार्टनरशिप और माइनर कैन बी एजेंट या माइनर कैन नॉट बाइंड, यहाँ पे ये पूरे सी कैटेगरी के अंदर डाल दीजिए। फिर आता है, मतलब अगर आ भी गया ना तो आप आसानी से लिख पाएंगे, इतने सिंपल और चिल्लर पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है ना। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ये भी आते हैं सारे के सारे कौन से, सी कैटेगरी के अंदर ये भी आ जाते हैं। लाइबिलिटी फॉर टॉर्ट्स भी अगेन सी कैटेगरी का पॉइंट यहाँ पे आता है। पर्सन ऑफ साउंड माइंड अगेन सी कैटेगरी का है, क्योंकि बहुत ज्यादा सिंपल है इसलिए सी कैटेगरी। ये तो XYZ कैटेगरी होगा तो उसके अंदर डाल दीजिएगा बेटा
क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बाय डिस्क्वालिफाइड पर्सन पहले इतनू सा पॉइंट है और उसमें से सवाल आया तो भी अपने को पता है कि एग्रीमेंट बनते हैं तो वॉइड ही रहते हैं करके, है ना। चलिए सर, अब बात करेंगे कोवर्जन के बारे में। ध्यान रखो, ये आपको ध्यान रखना है कंसेंट के बारे में। सर अगर कंसेंट ही नहीं मिलाना तो एग्रीमेंट वॉइड होता है। क्या कहा मैंने, बोलो सर। अगर कंसेंट ही नहीं बनाना तो एग्रीमेंट वॉइड होता है, इस बात का ध्यान रखना, एग्रीमेंट वॉइड होता है, ठीक है ना। ओके, बाकी इसको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। फिर फ्री कंसेंट में आता है कोवर्जन। कोवर्जन ए कैटेगरी का टॉपिक है। इफेक्ट्स ऑफ कोवर्जन ए कैटेगरी का टॉपिक से। थ्रेट टू कमिट सुसाइड, क्या यहाँ पे ये है क्या? हाँ सर, ये सारी चीजें कोवर्जन के अंदर आ जाती है। अनड्यू इन्फ्लुएंस भी अगेन ए कैटेगरी का टॉपिक यहाँ पे आ जाता है। खासकर ये वाली चीजें, पोजीशन टू डोमिनेट विल कब माना जाता है करके, है ना। तो अगेन ये सारे के सारे ए कैटेगरी के टॉपिक्स है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं, फिर उसके बाद फ्रॉड भी अगेन ए कैटेगरी का टॉपिक है। और मिस रिप्रेजेंटेशन की मैं बात करूं आपके साथ तो बी कैटेगरी का टॉपिक है। फ्रॉड को आप तो ए प्लस कैटेगरी के टॉपिक के अंदर डाल दीजिए, है ना। आड़े टेढ़े तिकड़म सवाल पूछने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। मिस रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे, फिर उसके बाद ये डिफरेंसेस आते हैं। वैसे अगर आपने वो ढंग से पढ़ लिया ना तो मिस रिप्रेजेंटेशन बच्चों का खेल हो जाएगा आपके लिए रीड करना। बस ध्यान रखना, फ्रॉड में डैमेजेस क्लेम किए जाते हैं, बाकी जगह कहीं पे भी डैमेजेस क्लेम नहीं किए जाते। मिस्टेक की बात करूं तो सी कैटेगरी का टॉपिक है। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि बायलैटरल मिस्टेक यानी कि दोनों पार्टी से मिस्टेक हुआ तो एग्रीमेंट वहां पे वॉइड हो जाता है क्या? हाँ सर, एग्रीमेंट वहां पे वॉइड हो जाता है। अब लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन, सबसे पहला ये सी कैटेगरी का टॉपिक है। ये भी अगेन सी कैटेगरी का टॉपिक है, ये भी सी कैटेगरी का टॉपिक है, और इसके अलावा ये भी सी कैटेगरी का टॉपिक है, और ये भी सी कैटेगरी का टॉपिक यहाँ पे आता है। अब बात करेंगे अपोज टू पब्लिक पॉलिसी में ट्रेडिंग विद एनिमी, बी कैटेगरी का टॉपिक है। स्टिपलिंग प्रोसिक्यूशन बी कैटेगरी का टॉपिक है। मेंटेनेंस एंड शैम्पर्टी सी कैटेगरी का टॉपिक है। इसके अलावा ट्रैफिकिंग रिलेटेड टू पब्लिक ऑफिसेस ए कैटेगरी का टॉपिक है। फिर यहाँ पे टेंडिंग टू क्रिएट मोनोपोली सी, और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें मैरिज ब्रोकरेज ये भी सी, इंटरफेरेंस इन कोर्स ऑफ जस्टिस ए प्लस कैटेगरी का टॉपिक है, ठीक है। ओके, इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन ए कैटेगरी का है। अनलॉफुल इन पार्ट बी कैटेगरी का टॉपिक यहाँ पे माना जाता है। ओके सर, वॉइड एग्रीमेंट्स के ऊपर चलते हैं। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज सी कैटेगरी, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड ए प्लस 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 कैटेगरी का टॉपिक यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। ओके, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग ए प्लस कैटेगरी का टॉपिक है। मीनिंग विच इज अनसर्टन, ये बच्चों का खेल है बेटा कि सबको पता है वॉइड होता है करके, तो सी कैटेगरी का टॉपिक है। वेजरिंग की अगर मैं बात करूं तो वेजरिंग के अंदर मैं इसको बी कैटेगरी का टॉपिक बोलूंगा, क्योंकि कोई खास सवाल देखने को नहीं मिलता है वेजरिंग से, है ना, कि कौन से ट्रांजैक्शन सिमिलर टू वेजर है। सब आप बी कैटेगरी के अंदर ही रखिएगा कि कौन से सिमिलर टू वेजर है और कौन से नॉट सिमिलर टू वेजर है, उसको सब इसमें रखेगा। ये डिफरेंस जरूर पढ़ना, इसको ए कैटेगरी में डाल दो, इंश्योरेंस और वेजरिंग के डिफरेंस को, ठीक है ना। चलिए सर आ जाओ, यूनिट 4 के ऊपर चलेंगे बेटा। आ जाएंगे सारे के सारे लोग। यूनिट 4 में अपन लोग बात करेंगे सबसे पहले परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब होता है परफॉर्म या ऑफर टू परफॉर्म करना। ये ए प्लस में डेफिनेशन डाल दो सेक्शन नंबर 37 की, ठीक है ना। ओके, फिर कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड कि आपको अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस के लिए, इसको बी कैटेगरी का टॉपिक डालिए। फिर कौन कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करेगा, तो प्रोमिसर हिमसेल्फ, इसको ए कैटेगरी का टॉपिक डालना। देखो इसके ऊपर सवाल पूछा जाता है कि अगर पर्सनल स्किल्स या पर्सनल डिलीजेंस, पर्सनल कॉन्फिडेंस के ऊपर सवाल आता है तो वहां पे केवल और केवल प्रोमिसर कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर सकते, ठीक है ना। ओके, एजेंट को बी कैटेगरी में डाल दो, है ना। फिर लीगल रिप्रेजेंटेटिव, इसको ए कैटेगरी में डाल दो कि पर्सन की मृत्यु हो गई तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव परफॉर्म कर सकता है, लेकिन उसकी लाइबिलिटी केवल और केवल उतनी होंगी जितने की बेटा असेस उसने एक्वायर की है अपने, समझ रहे आप बात को, अपने ऊपर वाले से, ठीक है। ओके, फिर थर्ड पर्सन, अगेन इसको ए कैटेगरी में डाल दो। ये कई बार होता है कि थर्ड पर्सन कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करे तो मेन पर्सन डिस्चार्ज हो जाता है। फिर यहाँ पे जॉइंट प्रोमिसर के ऊपर तो डिटेल में आगे पढ़ने वाले अपन लोग, तो इसको यहाँ पे काट देंगे। जब डिटेल में आगे पढ़ेंगे तो आपको अच्छी खासी जानकारी मिल जाएंगी। सर सक्सेशन एंड असाइनमेंट के ऊपर आज तक सवाल नहीं देखा तो आप लेकिन इसको एक बार रीड करके चले जाना। तो मैं इसको सी कैटेगरी दे रहा हूँ, बट आप एक बार रीड कर लेना। अगर आपको सिर्फ ध्यान में भी रहा कि दोनों का मतलब क्या होता है तो आप आसानी से चीजों को वहां पे देख के आ जाएंगे। फिर बात करूंगा लाइबिलिटी ऑफ जॉइंट प्रोमिसर एंड प्रोमिसी के बारे में, इसको आप डाल दो ए प्लस कैटेगरी।
है ना। ये सब ए प्लस कैटेगरी के अंदर आप डाल देंगे कि किसी भी एक पर्सन को कंपेल कर सकते हो, किसी भी फिर वो पर्सन दूसरे पर्सन से क्लेम कर सकता है। अब ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर कि अगर किसी कोई पर्सन क्या हो जाता है, अगर कोई पर्सन इंसॉल्वेंट हो जाता है तो इंसॉल्वेंट होने के बाद क्या लाइबिलिटीज होंगी बाकी जॉइंट प्रोमिसर की, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ए प्लस कैटेगरी का सवाल यहाँ पे बनता है। सर अगर एक वन ऑफ द जॉइंट प्रोमिसर को रिलीज भी कर दिया ना, इससे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, ये बी कैटेगरी का टॉपिक यहाँ पे आ जाता है। राइट्स ऑफ जॉइंट प्रोमिसी अगेन मैं बी कैटेगरी दूंगा, बोलूंगा एक बार पढ़ के चले जाना। टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस सी कैटेगरी का टॉपिक, आज तक कभी नहीं पढ़ा, मतलब आज तक कभी एग्जाम में भी नहीं आया और कभी एज सच इसको पढ़ने में भी बड़ी दिक्कत होती है, लोगों को याद नहीं रहता ये टॉपिक, है ना। यस, अब रेसिप्रोकल प्रॉमिस में सबसे पहला 51 पढ़ा हुआ आपको, तो ये ए कैटेगरी का टॉपिक है। दूसरा ये है बेटा बी कैटेगरी का टॉपिक। तीसरा ये अगेन ए कैटेगरी का टॉपिक है। चौथा अगर मैं बात करूं तो ये होता है बी कैटेगरी का टॉपिक आता है। इसके अलावा टाइम फिक्स्ड इन दी कॉन्ट्रैक्ट, ये जो बात है ये सी कैटेगरी के टॉपिक यहाँ पे आती है, कभी सवाल नहीं पूछा गया। एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट, अगेन ये ए कैटेगरी का टॉपिक आता है कि इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी या सब्सिक्वेंट हुआ, क्या हुआ, नोन था अननोन था, एक को पता था, उसके बारे में चीजें यहाँ पे आ जाती है, ठीक है ना। ओके सर, फिर आता है रेसिप्रोकल प्रॉमिस, ये सी कैटेगरी और ये भी सी कैटेगरी। अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट को आप डाल देना ए प्लस कैटेगरी के अंदर, मस्त सवाल पूछते हैं इसके ऊपर से लेटा लेटा के। इनफैक्ट इंस्टीट्यूट के जो पीछे क्वेश्चंस है ना, उसके अंदर भी इसके रिलेटेड बहुत सारी बातें यहाँ पे की गई है, ठीक है। फिर कॉन्ट्रैक्ट विच डिड नॉट बी परफॉर्म विद द कंसेंट ऑफ बोथ पार्टीज, तो अगेन इसको आप बी कैटेगरी में डाल देना सारे टॉपिक्स को, ये पूरे आपको पता होना चाहिए। डायरेक्ट सवाल इसके ऊपर बनता है कि बताओ कौन से कॉन्ट्रैक्ट को बोथ पार्टीज द्वारा परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, तो तब आपको लिखना पड़ेगा नोवेशन, रेसेशन, अल्ट्रेशन और ये जितनी भी बाकी चीजें हैं ना, ये आपको लिखना पड़ेगा क्या। हाँ सर, ठीक है ना। चलिए फिर इसके बाद डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करेंगे, तो एक्चुअल परफॉर्मेंस वाला पॉइंट हुआ। फिर इसके अलावा म्यूचुअल एग्रीमेंट वाला हुआ, इम्पॉसिबिलिटी वाला पॉइंट हुआ, लैप्स ऑफ टाइम, हाँ इम्पॉसिबिलिटी के द्वारा डिस्चार्ज होता है, इसको आप ए रखना, बाकी चीजों को बी कैटेगरी डाल दें। फिर इसके बाद आता है, इसके बाद ये हाँ ये जो मर्जर ऑफ राइट्स है इसको ए कैटेगरी रखना और बाकी सारे चीजों को सी कैटेगरी में आप यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। चलिए सर आ जाएंगे यूनिट नंबर 5 के ऊपर लेके चल रहा हूं मैं आपको, आ जाऊं सर। एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन नंबर 39 और इसके इफेक्ट्स जो है ये ए प्लस कैटेगरी के अंदर आने वाला ठीक है, ओके। फिर एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे आता है, ये बी कैटेगरी का टॉपिक है। इसके बाद रेमेडी सूट फॉर डैमेजेस की मैं बात करूं आपके साथ, जनरल और ऑर्डिनरी डैमेजेस है ये ए प्लस कैटेगरी, स्पेशल डैमेजेस बी कैटेगरी, ये सी कैटेगरी, ये सी कैटेगरी, ये सी कैटेगरी और ये भी सी कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं, ठीक है, ओके। चलो 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 फिर आते हैं पेनल्टी एंड लिक्विडेटेड डैमेजेस, तो इसके अंदर आपको पूछा जाता है तो आप इसको बी कैटेगरी रखिएगा। एक बार आपने टॉपिक समझ लिया तो आप धनाधन पेल के वहां पे आ सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो डिस्टिंक्शन को भी अगर आपने ध्यान रख लिया तो आपका काम बन जाता है, ठीक है ना, ओके। फिर रेसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सी कैटेगरी है, क्वांटम मेरिट ए कैटेगरी में यहाँ पे दूंगा। इसके बाद अगर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अगेन ए कैटेगरी है, सूट फॉर इंजंक्शन ए कैटेगरी है, ठीक है, ओके। यहाँ पे अपना चैप्टर नंबर यूनिट नंबर 5 भी खत्म होता है। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में बात करूं तो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन ए कैटेगरी में आती है। एसेंशियल्स ऑफ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट जो है बेटा ये सी कैटेगरी का टॉपिक है, आप काट दिए तो भी चल जाएगा। ये जो रूल्स रिलेटिंग टू एनफोर्समेंट है अगेन इसको ए कैटेगरी में आप यहाँ पे डाल देना, ठीक है, ओके। फिर आता है क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत देखिए ये डेफिनेशंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है और सेलिएंट फीचर्स ये भी दोनों ए प्लस कैटेगरी के अंदर आप इसको रखना। ये है ना परफेक्ट क्वेश्चन बनता है, डायरेक्ट सवाल जब पूछा जाता है ना एकदम परफेक्ट बनता है। अब देखो केसेस के अंदर लाइबिलिटी फॉर नेसेसरीज ए कैटेगरी का है, पेमेंट बाय इंटरेस्ट पर्सन बी कैटेगरी का है, ऑब्लिगेशन ऑफ परफॉर्मिंग सी कैटेगरी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ए कैटेगरी है, मनी पेड बाय मिस्टेक सी कैटेगरी यहाँ पे आ जाता है। और इसके तहत अपना ये चैप्टर भी हुआ क्या समाप्त, यस सर, इसको भी फिनिश ऑफ कर दिया। अब बात करेंगे किसको लेके, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी को लेके। अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी की अगर मैं बात करूं तो देखो ये वाली डेफिनेशन को ध्यान रख लेना। फिर इसके बाद ये पार्टीज कौन होती है उसको ध्यान रखेंगे क्या, यस सर, ठीक है ना, ओके। फिर उसके बाद अगर मैं चर्चा करूं आपके साथ
उसके बाद चर्चा करूँ तो हाँ, ये राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर है। अगेन ये ए प्लस कैटेगरी का टॉपिक आ जाता है कि क्या क्या यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं, ठीक है ना। और लाइबिलिटी कब से कमेंस होती है, इसको बी कैटेगरी में अपन रखेंगे। फिर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, ये जो है बेटा बी कैटेगरी, एक बार पढ़ लोगे आपका काम बन जाएगा क्या? हाँ सर बन जाता है। फिर देखो क्या एसेंशियल फीचर्स के बारे में बात करेंगे सर, पर्पस, कंसिडरेशन, ये सारी चीजें, एग्जिस्टेंस ऑफ लाइबिलिटी, नो मिसरिप्रेजेंटेशन। अगेन एसेंशियल फीचर्स को भी आप यहाँ पे डाल दो बी कैटेगरी के अंदर, तब आप रीड कर लोगे तो भी काम बन सकता है। स्पेसिफिक गारंटीज, इसको ए कैटेगरी में रखेंगे। स्पेसिफिक गारंटी और कंटिन्यूइंग गारंटी को, है ना, कंटिन्यूइंग गारंटी के केस में जब से मना करता है उसके पहले की गारंटी रिवोक नहीं होती, आगे की गारंटी रिवोक होती है। डिस्टिंक्शन देख लो यहाँ पे। फिर ये हुआ नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ श्योरिटीज लाइबिलिटी, ये मैं कहूंगा सी कैटेगरी का टॉपिक है। फिर यहाँ पे 2% नॉट अफेक्टेड अरेंजमेंट बिटवीन वंश ऑन द श्योरिटीज डिफॉल्ट, ये भी अगर मैं बात करूँ सी कैटेगरी है। डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी के बारे में चर्चा करेंगे तो बाय रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी, है ना, ये ध्यान रखना, ये ए प्लस कैटेगरी का टॉपिक है। रिवोकेशन ऑफ गारंटी में सबसे पहला कंटिन्यूइंग गारंटी वाला। दूसरा ऑन श्योरिटीज डेथ की बात करूं तो अगेन इसको भी ए कैटेगरी में रखना, नोवेशन को आप सी कैटेगरी में रख सकते। सर वेरिएंस इन टर्म्स को अगेन ये ए प्लस कैटेगरी का टॉपिक होता है। रिलीज ये आता है यहाँ पे बी कैटेगरी आप डाल सकते हैं, और यहाँ पे आता है ये वाले सी कैटेगरी के अंदर आ जाता है। केसेस जहाँ पे वो डिस्चार्ज नहीं होता, ठीक है ना, नहीं होता, तो इसको ए प्लस कैटेगरी डाल दो बेटा कि कब वो डिस्चार्ज नहीं होता है, दो ऐसे केसेस है, ठीक है, ओके। बाय इनवैलिडेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, सर बाय मिसरिप्रेजेंटेशन से करे ए प्लस आता है। गारंटी ऑब्टेन बाय कंसीलमेंट, ये भी ए प्लस आता है, कई सारे सवाल में पूछा जाता है। और जहाँ पे कोश्योरिटीज, ये भी ए प्लस कैटेगरी के अंदर आ जाता है, ठीक है सर। राइट्स ऑफ श्योरिटी के बारे में बताइए। राइट्स ऑफ श्योरिटी की अगर मैं चर्चा करूं, राइट्स ऑफ सब्रोगेशन, ये होता है ए कैटेगरी का टॉपिक आप लोगों के लिए। सर राइट प्रॉमिस टू इंडेमनीफाई श्योरिटी सी कैटेगरी का टॉपिक है। फिर सर यहाँ पे हाँ, ये अगेन ए कैटेगरी का टॉपिक है। बेनिफिट ऑफ क्रेडिटर्स, राइट टू सेट ऑफ की अगर मैं बात करूँ सी कैटेगरी है। शेयर रिडक्शन, ये भी सी कैटेगरी के अंदर आता है। बस इसके ऊपर है ना मस्त सवाल पूछ सकते हैं ये लोग सामने वाले को इंसॉल्वेंट करके, ठीक है ना, यस। राइट अगेंस्ट को श्योरिटीज तो इक्वली और डिफरेंट सम्स के लिए लायबल है। इसका एक बार एग्जांपल करके जाना बेटा, ये आपको बहुत ज्यादा फायदेमंद दे सकता है। मैं इसको बी कैटेगरी के अंदर डाल रहा हूं, बट इसका एग्जांपल पक्के से करके जाना। ये एग्जांपल ए प्लस कैटेगरी में डाल दो इसको, ठीक है। चलो सर आगे बढ़ो। अब आ जाएंगे यूनिट नंबर 9 के अंदर, है ना, आ जाइए आ जाइए आ जाइए। पानी पी लेता हूं मैं, फिर उसके बाद अपन लोग आगे बढ़ेंगे। देखो क्या अब हम लोग बात करेंगे व्हाट इज बेलमेंट के बारे में, ठीक है ना, आ जाइए। तो देखो बेलमेंट की डेफिनेशन ध्यान रखना है, ये वाली जो डेफिनेशन है ध्यान रखो। फिर पार्टीज को ध्यान रखो। फिर असेंशियल एलिमेंट्स के अंदर भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि डिलीवरी के ऊपर कई बार सवाल पूछते हैं, ठीक है ना, कि डिलीवरी एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव दोनों प्रकार की डिलीवरी अपने को चल जाती है क्या? हाँ सर। और पोजीशन मेन है, पोजीशन जाना चाहिए, ठीक है ना, ये भी ए प्लस कैटेगरी के अंदर यहाँ पे आ जाता है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे जो बेलर है ये सी कैटेगरी का टॉपिक हो गया। ड्यूटीज ऑफ बेलर की अगर मैं बात करूं आपके साथ, तो ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट में अगर कोई रिस्क है तो उसके बारे में बताओ, ये ए प्लस कैटेगरी का टॉपिक है। नॉन ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट में ए प्लस कैटेगरी का टॉपिक यहाँ पे आता है। नेसेसरी ये सी कैटेगरी का टॉपिक है। इसके अलावा प्री मैच्योर टर्मिनेशन पे अगर कोई भी लॉस हुआ, ये बी कैटेगरी का है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बेली सी कैटेगरी का टॉपिक यहाँ पे आ जाता है, ठीक है ना। अब ड्यूटीज ऑफ बेली के बारे में बात करेंगे। रीजनेबल केयर करो गुड्स का सी कैटेगरी है। फिर इसके अलावा नॉट टू मेक इनकंसिस्टेंट सी कैटेगरी का है। नॉट टू मिक्स गुड्स, यहाँ पे मैं इसको बी कैटेगरी का टॉपिक दूंगा, है ना। ये देखो ये थोड़ा सा यहाँ पे बी नहीं, इसको एक काम करो ए कैटेगरी कर दो। यहाँ पे अच्छा है कि मिक्स किया तो किसका खर्चा होगा और क्या होगा, वो सारी चीजें यहाँ पे है। फिर रिटर्न ऑफ गुड्स सी कैटेगरी है। एक्रीशन हुआ ए कैटेगरी है बेटा। नॉट टू सेटअप एडवर्स टाइटल सी कैटेगरी है। और फिर आता है राइट्स ऑफ बेलर। राइट्स ऑफ बेलर में राइट टू टर्मिनेट बेलमेंट, ये सी कैटेगरी है। डिमांड बैक गुड्स सी कैटेगरी है। सी और सी कैटेगरी है, ये सारी चीजें सी कैटेगरी है। राइट्स ऑफ बेली के बारे में बात करूंगा।
डिलीवर गुड्स टू एनी वन ऑफ द जॉइंट बेलर्स, सेक्शन नंबर 165 के बारे में बात करता है। तो ये अपन ए कैटेगरी में डाल दो, इंडेमनिटी को भी ए में डालना, कंपनसेशन भी ए में डालना, क्लेम ये भी सारा ए, और यहाँ पे बेसिकली आप इसको राइट्स ऑफ बेली को ए कैटेगरी के अंदर आप यहाँ पे डाल दीजिए। बेली के इसको बेलर वाले ड्यूटीज को मत डालिएगा उधर से, ठीक है। अब देखो टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट के बारे में बात करूंगा। टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट में सबसे पहला तो ये फोर्थ वाले पॉइंट को ए कैटेगरी डाल दो। सर ये है बी कैटेगरी, ये भी है बी कैटेगरी और ये भी है बी कैटेगरी। फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स इसको डाल दो ए प्लस कैटेगरी के अंदर। फिर राइट ऑफ लीन के बारे में बात करेंगे। राइट ऑफ लीन में पर्टिकुलर लीन, जनरल लीन, जनरल लीन को डालो आप ए कैटेगरी के अंदर, पर्टिकुलर लीन को डालो बी कैटेगरी के अंदर, ठीक है। उसके बाद प्लेज के बारे में चर्चा करेंगे। सर प्लेज की डेफिनेशन है थोड़ी सी इंपॉर्टेंट। इसके बाद आता है राइट टू रिटेन प्लेज गुड्स सब्सिक्वेंट डेट्स, ये इंपॉर्टेंट मार्क कर दो, ए प्लस कैटेगरी के अंदर राइट्स को डाल दो। राइट्स ऑफ ऑनर के बारे में ड्यूटीज और बाकी तो ये चीजें बिल्कुल सेम है। प्लेज बाय नॉन ओनर्स इसको भी डाल दो ए प्लस कैटेगरी के अंदर, कि यहाँ पे बहुत सारे सवाल डायरेक्ट क्वेश्चन के ऊपर पूछ सकते हैं कि कौन कौन कर सकते हैं, ऐसे सवाल आपको किए जा सकते हैं। यूनिट नंबर 9 के ऊपर आ जाइए। यूनिट नंबर 9 के अंदर एजेंसी में सबसे पहले ये पढ़ लीजिए डेफिनेशन वगैरह को। फिर उसके बाद क्या बोला जा रहा है, अपॉइंटमेंट ऑफ अथॉरिटी ऑफ एजेंट्स के बारे में। सर ये सी कैटेगरी का टॉपिक है। हु मे बी एजेंट, सी कैटेगरी है, बच्चों वाला खेल है, सबको पता है कौन एजेंट बन सकता है। क्रिएशन ऑफ एजेंसी के बारे में, एक्सप्रेस अथॉरिटी या इम्प्लाइड अथॉरिटी, सर इसको डाल देंगे बी कैटेगरी के अंदर, ठीक है ना। ओके, इम्प्लाइड एजेंसी, एजेंसी बाय एस्टॉपल को डाल दो ए प्लस कैटेगरी। फिर एजेंसी बाय नेसेसिटी को डाल दो ए प्लस कैटेगरी। कई सारे सवाल इसके ऊपर आते हैं। ये सी कैटेगरी हुआ और ये भी सी कैटेगरी हुआ, ठीक है ना। ओके, अब इफेक्ट ऑफ वैलिड रैटिफिकेशन, रैटिफिकेशन में भी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड इसको डालेंगे बी। नॉलेज ऑफ रैटिफिकेशन बी। होल ट्रांजैक्शन मस्ट बी रैटिफाइड ए प्लस कैटेगरी, है ना। उसके बाद रैटिफिकेशन कैन नॉट इंजोर पर्सन, ए कैटेगरी। रैटिफिकेशन ये सी, ये भी सी कैटेगरी, बाकी सब सी कैटेगरी है। अब एक्सटेंट ऑफ एजेंट्स अथॉरिटी के बारे में बात करेंगे कि कितने हद तक एजेंट की अथॉरिटी होती है। तो देखो एजेंट्स अथॉरिटी इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस ये आता है बी कैटेगरी के अंतर्गत, और इन केस ऑफ इमरजेंसी ये आता है ए प्लस प्लस कैटेगरी के अंदर, है ना। ओके, सब एजेंट के बारे में बात करूं तो सब एजेंट बी कैटेगरी के अंदर आता है, ठीक है। ओके, फिर एक्सेप्शन को ध्यान रखो कि सब एजेंट को कब अपॉइंट किया जाता है, इसको ए कैटेगरी का अपन दे देंगे। फिर रिप्रेजेंटेशन अगर दिया जाए तो उसके बारे में यहाँ पे बातचीत की जा रही है क्या, यस। फिर सब्सटीट्यूटेड एजेंट ये ए कैटेगरी रखिएगा सब्सटीट्यूटेड एजेंट को। नेमिंग सच पर्सन ये भी ए कैटेगरी के अंदर आ जाता है। दोनों के डिफरेंस को पढ़ना है, डिफरेंस भी ए कैटेगरी के अंदर आ जाता है। फिर आता है ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशन ऑफ एजेंट, है ना। एजेंट का क्या है यहाँ पे, ये है फॉलो इंस्ट्रक्शन एंड कस्टम, सी कैटेगरी। ड्यूटी टू टेक रीजनेबल केयर एंड स्किल, बी कैटेगरी। फिर इसके अलावा ड्यूटी टू रेंडर प्रॉपर अकाउंट, सी कैटेगरी, सी कैटेगरी। और नॉट टू डील ऑन अकाउंट, ए प्लस कैटेगरी इसके अंदर आ जाती है। ड्यूटी नॉट टू मेक सीक्रेट प्रॉफिट, ए कैटेगरी है, ये सी कैटेगरी है डेलीगेट वाला। सम रिसीव जो है सी कैटेगरी, और ये भी सी कैटेगरी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। राइट्स ऑफ एजेंट, राइट्स ऑफ एजेंट में पहला जो है ये ए प्लस कैटेगरी, दूसरा है ये बी कैटेगरी डालना रेम्यूनरेशन, तीसरा है प्रिंसिपल प्रॉपर्टी के ऊपर लीन, ये ए प्लस कैटेगरी के अंदर डालना। फिर राइट टू इंडेमनिटी की मैं बात करूं आपके साथ तो ये सी कैटेगरी है। फिर इंडेमनिफिकेशन सी कैटेगरी है। नॉन लाइबिलिटी क्रिमिनल एक्ट सी कैटेगरी है। फिर कंपनसेशन ये भी सी कैटेगरी है। प्रिंसिपल्स लाइबिलिटी टू थर्ड पार्टीज के बारे में बात करेंगे। प्रिंसिपल लाइबिलिटी फॉर द एक्ट्स ऑफ एजेंट, तो सर ये बात करेंगे विद इन द स्कोप रहा तो इसको बी कैटेगरी डाल दो। एक्सीड्स अथॉरिटी के केस में इसको ए कैटेगरी डाल दो, कि कब अगर अथॉरिटी एक्सेप्ट करे तो अलग हो सके या ना अलग कर सके उसके बारे में बात है यहाँ पे, ठीक है ना। फिर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नोटिस गिवन टू एजेंट ये आता है बेटा बी कैटेगरी के अंदर। फिर यहाँ पे प्रिंसिपल लाइबिलिटी फॉर एजेंट फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन टॉर्ट्स ये भी आता है बी कैटेगरी के अंदर। पर्सनल लाइबिलिटी ऑफ एजेंट टू थर्ड पार्टी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ए प्लस प्लस कैटेगरी के अंदर ये सारी चीजों को आप डाल देना, ठीक है। अब बात करेंगे राइट्स ऑफ थर्ड पार्टीज। राइट्स ऑफ थर्ड पार्टीज अगर मान लो राइट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मेड टू अनडिस्क्लोज एजेंट, ये ए प्लस कैटेगरी है। फिर इसके अलावा
सपोज टू बी प्रिंसिपल ये बी कैटेगरी है, ऑप्शन टू थर्ड पार्टी ये सी कैटेगरी है, ठीक है। रिवोकेशन ऑफ अथॉरिटी, बाय रिवोकेशन जो है ये सी कैटेगरी हुआ, कंपन फिर रिनंसिएशन ये सी हुआ, ये सी और ये सारे सी कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं। फिर कब इररिवोकेबल होगा, ये ए प्लस कैटेगरी के अंदर इसके डालना। फिर इफेक्ट्स ऑफ टर्मिनेशन की बात करूं मैं आपके साथ, तो ये हम लोग डालेंगे बी कैटेगरी के अंदर, ठीक है ना, ओके। फिर एजेंट्स ड्यूटी ये भी आएंगे बी कैटेगरी के अंदर, और टर्मिनेशन ऑफ सब एजेंट्स अथॉरिटी ये आने वाला है ए कैटेगरी के अंदर। इसके ऊपर छोटा सा सवाल इंस्टीट्यूट पूछ लेती है, ठीक है। तो ये होता है पूरा क्या, ये होता है पूरा आपका एबीसी एनालिसिस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। क्या आपके लिए ये हेल्पफुल है या नहीं है, मुझे जरूर से कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा, ताकि मैं फ्यूचर में आपके लिए ऐसे और अमेजिंग से वीडियो लेके आऊँ। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा इस हमारे चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर से शेयर कीजिएगा। इसके साथ साथ अगर मैं कहूँ आपके साथ, तो अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल दैट इज सीए इंद्रेश गांधी इस टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट ज्वाइन कर लो, है ना, एकदम जल्दी से ज्वाइन कर लो सीए इंद्रेश गांधी नाम का टेलीग्राम चैनल, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। क्यों? क्योंकि मैं आप सभी लोगों के लिए टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ। जी हाँ बेटा, 6 जून को, समझ लो क्या कह रहा हूं मैं, ध्यान दो सर। टेस्ट सीरीज के बारे में मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि जो 6 जून है बेटा, मैं आपकी 50 मार्क की टेस्ट लेने वाला हूँ इस दिन। और सुन लो, इसके अलावा और भी सुनो, जो 10 जून है उसके अंदर भी मैं आपकी 50 मार्क की टेस्ट लूंगा। जो पहला 6 जून है इसमें मैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की टेस्ट लूंगा, साथ में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट को डाल रहा हूं, और साथ में IRF को डाल रहा हूं, ठीक है ना। ये 3 टॉपिक्स इसके अंदर आ रहे हैं। और जो 10 जून को टेस्ट है बेटा, इसके अंदर बाकी के जो 4 एक्ट है ना, वो चारों एक्ट की टेस्ट 10 जून को होने वाली है। तो प्लीज प्रिपरेशन रखना। सर 100 मार्क का क्या करें? इंस्टीट्यूट ने अभी 3rd MTP का नोटिफिकेशन दिया है, तो आप 3rd MTP दे देंगे तो आपकी वो तीसरी टेस्ट सीरीज हो जाएंगी, जिसको मैं डिस्कस कर लूंगा। देखो मैं आप सभी लोगों को बता दूं, आप सभी लोगों के लिए फ्री रिवीजन सेशंस मैंने YouTube के ऊपर लिया हूं। प्लीज आप जाइए YouTube के ऊपर और इसे सर्च कीजिए बेटा, स्पेशल 26 5.0। क्या कहा मैंने? देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे बात करूंगा स्पेशल 26 5.0, 5.0 डालना है ना। देखो 0 आप सर्च करेंगे ना, तो देखो आपको पूरी 26 वीडियो की क्या मिल जाती है, लिंक्स मिल जाती है। इसके अंदर मैं बताऊँ आपको, इसके अंदर हम लोगों ने कैसे आंसर्स को लिखना है वो भी डिस्कस किया है। मतलब 4-5 क्वेश्चन RTP के भी है जहाँ पे हमने लिख के प्रैक्टिस की है, हमने लेटेस्ट MTP को डिस्कस किया है, सब कुछ आपको कराया है। बस आपको जाके इसको फटाफट देख लेना है, ठीक है ना। यस, चलिए तो बढ़िया से पढ़िए यार। होप सो आपको ये वीडियो बड़ा हेल्पफुल रहा हो। थैंक यू सो मच वंस अगेन एवरीवन। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिएगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।